हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट इन कमोडिटी मार्केट। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। कमोडिटी मार्केट में लगभग लास्ट टॉपिक में से एक है ये। और बाकी इससे रिलेटेड आप वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, आप जाके वहां पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट होता है वो बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं इसमें। पहले ट्रेडिंग होती है, तो पहले उसको समझेंगे ट्रेडिंग के क्या चीजें होती है, कमोडिटी मार्केट कैसे ट्रेडिंग होती है। फिर क्लियरिंग होती है और फिर सेटलमेंट होती है ट्रांजेक्शन की। तो इनको समझने वाले हैं अब कि कमोडिटी एक्सचेंज में जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, वैसे ही कमोडिटी एक्सचेंज है अलग। तो वो उसमें कैसे ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग कैसे होती है, देखो ट्रेडिंग जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कैसे होती है, ट्रेडिंग बहुत ही ऑटोमेटेड होती है। स्क्रीन होती है जिसमें नेशन वाइड बेसिस पे ट्रेडिंग हो सकती है, ऑटोमेटेड फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन है। कुछ भी अब मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वहां बंदे बैठे हैं, पूरी पूरी ऑटोमेटेड स्क्रीन बनी हुई है ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि जिसमें ज्यादातर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फ्यूचर की बात करेंगे सर। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस मैकेनिज्म बना रखा है जिसमें अपने आप मॉनिटरिंग होती है ट्रांजेक्शन की, अपने आप निगरानी रखी जाती है। ठीक है, कोई ऐसा ह्यूमन बींग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती वहां। इट सपोर्ट्स एन ऑर्डर ड्रिवर मार्केट। ऑर्डर ड्राइवर मार्केट होती है जहां पर क्या होता है, जैसे कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो अपने आप मैच हो जाता है दूसरे पर्सन से। सपोज करो आपने बाय का ऑर्डर किया कि मुझे गोल्ड बाय करने हैं 100 रुपए का, और 200 क्वांटिटी बाय करनी है। अब कोई बंदा अगर सेल कर रहा है, सेल करने वाला है गोल्ड 200 क्वांटिटी 100 रुपए की, तो वो एकदम से अपने आप मैच हो जाएगा, ऑर्डर एकदम से मैच हो जाएगा और फिर वहां पर ऑर्डर प्लेस हो। तो ये होता है ऑर्डर रिवर मार्केट जहां पर अपने आप ऑर्डर मैच हो जाता है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी की होती है वहां पर कि आपको सब कुछ दिखाना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हो, कितने की करनी है, सब कुछ। जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो 10 बजे सुबह खुलती है, सुबह 4, रात को 4 बजे, सॉरी शाम को, दोपहर को 4 बजे बंद हो जाती है। आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो 9:15 बजे खुलती है सुबह, और वो 3:30 बजे बंद होती है। लेकिन कमोडिटी एक्सचेंज 10 बजे सुबह खुलती है और 4 बजे बंद होती है। ठीक है, तो ये फर्क है। उसके बाद ट्रेडिंग करने के बाद उसकी ट्रेडिंग की इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आती है। तो कमोडिटी एक्सचेंज में आपको पता है कि ऑर्डर ड्रिवन मार्केट है जहां पर ऑर्डर मैच ऑटोमेटिकली होते हैं। ऑर्डर मैचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर प्राइस बताना पड़ता है, टाइम, क्वांटिटी, और सारी क्वांटिटी आपको फिल करनी पड़ती है, कितने यूनिट्स में, रुपीस कितने हैं, तब जाके आपका ट्रेडिंग हो पाती है। तो एक्सचेंज नोटिफाई द रेगुलर लोड साइज। कभी कभार एक्सचेंज आपको बता देता है कि कम से कम आपको इतना लोड खरीदने पड़ेंगे, मान लो 5 यूनिट तो खरीदनी ही पड़ेगी गोल्ड की। टिकट साइज होता है, टिकट साइज होता है कि आपको इतने रुपए का खरीदना ही पड़ेगा। तो वो चीज एक्सचेंज आपको बताते रहता है बार बार। उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आपका प्लेस होता है तो वो एक्टिव ऑर्डर हो जाता है अगर वो मैच हो जाए तो। अगर मान लो कि वो ऑर्डर एकदम मैच हो गया किसी से, तो वो ऑर्डर एक्टिव माना जाता है। लेकिन अगर वो मैच नहीं हुआ तो वो आपका क्यू में रखा जाता है, लाइन में, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक में, सिस्टम में रखा जाता है। टाइम स्टैंपिंग कर दी जाती है कि इतने बजे ऑर्डर प्लेस हुआ था। उसे पैसिव ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव ऑर्डर। कि वो फ्यूचर में होगा कहीं ना कहीं प्लेस हो। अभी वो एक्टिव ऑर्डर बन गया, अभी एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव ऑर्डर कब बनेगा? जब मैच हो गया। तो कमोडिटी एक्सचेंज जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का होता है, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, या 3 महीने का होता है, ऐसे होता है कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। उसकी एक्सपायरी साइकिल रहती है। और वो साइकिल कैसे एक्सपायर होती है? जो महीने में एक्सपायर होने वाला है वो, तो उसके 20वें तारीख को एक्सपायर होगा। जैसे वो जनवरी में अगर एक्सपायर होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको नहीं पता तो पहले पुरानी वीडियो देखो उसकी, तब जाके आपको समझ में आएगा। जनवरी में अगर कोई एक्सपायर होगा तो जनवरी की 20 तारीख को एक्सपायर होगा, अगर लिखा हुआ है कि जनवरी में एक्सपायर होगा। अगर उसमें लिखा है फरवरी में एक्सपायर होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो फरवरी की 20 तारीख को एक्सपायर होगा। ठीक है, और अगर 20 को मान लो हॉलीडे है, तो कैसे एक्सपायर होगा? तो उसके पिछले दिन में होगा। मान लो कि 20 को एक्सपायर होगा तो 20 को हॉलीडे है, तो 19 को एक्सपायर हो जाएगा। 19 को हॉलीडे है तो 18 को एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे पिछले दिन में हो। न्यू कॉन्ट्रैक्ट तभी प्लेस हो सकता है जब वो एक्सपायरी हो जाएगी उस नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट की। मान लो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ तो फरवरी में फिर आप न्यू ऑर्डर प्लेस करोगे। समझिए? उसके बाद ट्रेडिंग आपने कर दिया, तो क्लियरिंग कैसे होती है उसकी? क्लियरिंग कैसे होती है? सेटलमेंट से पहले क्लियरिंग होती है। क्लियरिंग का मतलब क्लियर करना पड़ता है पहले।
कि भाई कितना, क्या क्या चीजें करनी है, किसको कितना पैसा देना है, किसको क्या कमोडिटी देनी है। और वो क्लियरिंग का काम होता है नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यही एनएससीसीएल स्टॉक एक्सचेंज में काम करती है क्लियरिंग के लिए। क्लियरिंग के लिए ये स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, यहाँ कमोडिटी एक्सचेंज में काम करती है एनएससीसीएल। तो एनएससीसीएल काम करती है क्लियरिंग के लिए। तो ये सेटलमेंट फंड, गारंटी फंड मेंटेन करा जाता है कमोडिटी एक्सचेंज के द्वारा। और वो सिर्फ क्लियरिंग मेंबर होते हैं, जो कि प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर होते हैं। क्लियरिंग मेंबर ज्यादा ब्रोकर होते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज में भी क्लियरिंग मेंबर होते हैं, तो वो एनएससीसीएल के अंडर काम करते हैं वो, जो कि क्लियर करने का, सेटलमेंट को, ट्रांजेक्शन क्लियर करने का काम करते हैं। तो सारे कमोडिटी एक्सचेंज क्या करती है, जैसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जैसे मैचिंग होगी, उसके बाद लोकेशन डिसाइड होगी, उसके बाद जब एक्सपायरी हो जाती है, मान लो कि आज के दिन उस मेंबर को डिलीवर करना है कोई कमोडिटी को, या डीमेटलाइज फॉर्म में डिलीवर करना है, या पैसे डिलीवर करने हैं। मान लो किसी ने बाय करा, अब बाय करनी है, तो उसको बाय का करने का मतलब क्या है, उसको कमोडिटी देनी है। अगर कमोडिटी देनी नहीं है, तो कभी कभार क्या होता है, कमोडिटी देनी नहीं होती, आपको क्या करना होता है, डिफरेंस देना होता है। मान लो गोल्ड में उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा 100 रुपए का, तो इसका मतलब है कि वो 100 रुपए का, भले ही वो डिलीवरी ना हो, लेकिन आपको हर दिन उसकी ट्रांजेक्शन को कैश में सेटलमेंट करना है। कि अगर उसका गोल्ड का प्राइस 120 हो गया, तो उसके अकाउंट में 20 रुपए प्लस कर दे। तो वो मेंबर अपना जो डिसाइड करते हैं, क्लियरिंग मेंबर, एनएससीसीएल उनको बताता है, एनएससीसीएल क्लियरिंग मेंबर को बताता है कि आपको करना क्या है, क्लियरिंग क्लियरिंग स्टेप में करना क्या है। आपको बताता है वो कि भाई आपको डिलीवर करना है, आपको रिसीव करना है। मान लो कि कोई सेल कर रहा है, तो उसको डिलीवर करना पड़ेगा कमोडिटी। आपको बाय कर रहा है, डिलीवर करना, आपको रिसीव करना पड़ेगा वहां पे, है ना। डिलीवर करना पड़ेगा, तो वहां पर सेल करने में डिलीवर करना पड़ेगा। अनमैच पोजीशन भी होती है कभी कभार। अनमैच पोजीशन का मतलब आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन को कैश में सेटल करना है। तो वो क्लियरिंग स्टेप में होता है कि करना क्या है, वो एनएससीसीएल बताता है हर क्लियरिंग मेंबर को। तो कैश सेटलमेंट होती है, जैसे कि कैश सेटलमेंट क्या होती है कि सिर्फ आपको इंक्रीमेंटल आपका गेन क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, ऑन द डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल सेटलमेंट प्राइस। फाइनल सेटलमेंट प्राइस के हिसाब से आपका देखा जाता है कि आपका भाई, मान लो 100 रुपए का आपने खरीदा था, तो उसके हिसाब से आप देखा जाएगा कि अच्छा 120 रुपए हो गया, तो आपका 20 रुपए फिर आपका फायदा हो गया, तो 20 रुपए आपको क्रेडिट करने हैं। करे नहीं अभी, करने हैं। वो क्लियरिंग स्टेप में हमने डिसाइड कर लिया कि करना क्या है, कि कौन से क्लियरिंग मेंबर को क्या करना है। ये डिसाइड कर लिया कि डिलीवर करना है, रिसीव करना है या अनमैच। जैसे हमने डिसाइड कर लिया, अब आप सेटलमेंट करोगे। और सेटलमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की दो तरीके से होती है। एमटीएम सेटलमेंट, जिसे बोलते हैं मार्क टू मार्केट। ये डेली सेटलमेंट होती है, डेली बेसिस पे, कि आपका प्रॉफिट और लॉस आपका डेली बेसिस पे सेटलमेंट हो जाता है। फिर होता है फाइनल सेटलमेंट, जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, कि लास्ट दिन जो एक्सपायरी का है, उस दिन आपका सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो हर कमोडिटी एक्सचेंज में डेली एमटीएम सेटलमेंट या फाइनल एमटीएम सेटलमेंट होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वो कैश में सेटल होती है हमेशा, बाय डेबिटिंग या क्रेडिटिंग द क्लियरिंग अकाउंट ऑफ क्लियरिंग मेंबर विद रिस्पेक्ट टू क्लियरिंग बैंक। क्लियरिंग मेंबर को क्लियरिंग बैंक के साथ अकाउंट खोलना पड़ता है, और वहां से वो आपका सेटलमेंट होती है। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो क्लियरिंग मेंबर वन है, इसके साथ एक बंदे ने बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया कमोडिटी एक्सचेंज में, कमोडिटी एक्सचेंज में, कि इसको कमोडिटी बाय करनी है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था एमटीएम सेटलमेंट करने के, और हर दिन सेटलमेंट करनी थी। हर दिन समझ में आया कि अच्छा, आज का दिन समझ में आया 120 रुपए होगा, तो 20 रुपए इसको सेटलमेंट करनी, यानी कि 20 रुपए क्लियरिंग मेंबर को देने हैं। तो कहां से देगा, अपनी जेब से देगा। ये एनएससीसीएल क्या करता है, एनएससीसीएल क्या कहेगा, एनएससीसीएल क्लियरिंग बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि आप इसके क्लियरिंग अकाउंट में, क्योंकि क्लियरिंग मेंबर को क्लियरिंग बैंक के साथ क्लियरिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। तो एनएससीसीएल इन्फॉर्म करे क्लियरिंग बैंक को कि आप इसके अकाउंट में 100 रुपए, सॉरी 20 रुपए ट्रांसफर कर दो, ताकि ये 20 रुपए क्लियरिंग मेंबर इसको दे सके। अपनी जेब से कोई नहीं देगा क्लियरिंग मेंबर, कि आपकी अपनी जेब से उसको शौक नहीं आना है 20 रुपए देने का। एनएससीसीएल देगा, एनएससीसीएल क्लियरिंग बैंक को कहेगा, क्लियरिंग बैंक से फिर पैसा जाएगा इसके। ठीक है, तो ये चीज है। सोल पोजीशन ऑफ अ सीएम, यानी कि क्लियरिंग मेंबर, आइदर ब्रॉट फॉरवर्ड, क्रेडिटेड ड्यूरिंग द डे,
और क्लोज आउट ड्यूरिंग द डे। अगर मार्क टू मार्केट है तो आपको पता है कि हर दिन उसके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे या फिर आपको डेबिट करने पड़ेंगे। लेकिन जो फाइनल सेटलमेंट प्राइस होता है एट द क्लोज ऑफ ट्रेडिंग ऑन डे, ठीक है। ऑन द एक्सपायरी फाइनल सेटलमेंट प्राइस इज कॉल्ड द स्पॉट प्राइस ऑन द एक्सपायरी। फाइनल में फिर आपको क्या करना पड़ता है, एकदम से फाइनल सेटलमेंट करनी पड़ती है, फिर उसे स्पॉट प्राइस बोलते हैं, एक्सपायरी डेट, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट इज ऑन द ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर फॉर ऑल ट्रेडर डन ऑन हिज अकाउंट। उसके अकाउंट से होती है, यानी कि क्लियरिंग अकाउंट से होती है उसके, एंड हिज क्लाइंट ट्रेड। फिर उसके क्लाइंट ट्रेड के अकाउंट में उसको हर दिन डिपॉजिट या लेना पड़ता है पैसा, क्योंकि अगर उसको माइनस में लॉस होगा तो क्लियरिंग अकाउंट उसको क्लियरिंग मेंबर उससे लेगा पैसे और वो क्लियरिंग अकाउंट में जमा कर देगा। ऐसे करते हैं। सो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग ऑल द पार्टिसिपेंट ट्रेडर ट्रेड्स व्हिच ही हैज कंफर्म टू द एक्सचेंज। तो सारे प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर सारे पार्टिसिपेंट के ट्रेड को सेटल करने का काम करता है। इस सेटल आएगा, सेटलिंग, सेटलिंग ऑल द पार्टिसिपेंट ट्रेडर्स ट्रेड जो कि वो कंफर्म कर चुका है एक्सचेंज को। कंफर्म कम किसने करा, यहाँ पर क्लियरिंग स्टेप में हम कंफर्म करते हैं कि क्लियरिंग मेंबर को क्या करना है, सब कुछ, तब जाके वो सेटलमेंट करता है बाद में। और आपको पता है कि जब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे होते हैं, देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एमटीएम तो फाइनल सेटलमेंट हमने समझ लिया। कभी कभार वैसे हमने समझा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ना ज्यादातर हम डेली सेटलमेंट या ऐसे सेटलमेंट करते हैं, बट कभी कभार हम एक्चुअल में डिलीवरी भी करनी पड़ती है कभी कभार। मतलब एक्चुअल में मान लो मैंने कहा कि 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने के बाद मुझे गोल्ड को डिलीवर करना है। मतलब ये एक तो बंदा कह रहा है कि मुझे बाय करना है सच में और उसको सेल करना है सच में। अगर ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत वैसे बहुत कम होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। उसमें कुछ एक्चुअल में आपको डिलीवर नहीं करना पड़ता ना बाय करना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन अगर आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आपको क्या करना है, देखो उसमें। तो ऑन द एक्सपायरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेंबर को डिलीवरी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है। आपको डिलीवरी रिक्वेस्ट विंडो में जाके ट्रेडर वर्क स्टेशन में कमोडिटी एक्सचेंज में प्रोवाइड करी जाती है डिलीवरी रिक्वेस्ट विंडो। वहां पर जाके बताना पड़ता है कि अच्छा, कि आपको भैया डिलीवर करना है ये वाला, ये कमोडिटी, ठीक है, जो मैचेस द इंफॉर्मेशन एंड अराइज एट अ डिलीवरी पोजीशन फॉर अ मेंबर ऑफ अ कमोडिटी। तो इस मेंबर को डिलीवर करना है ये कमोडिटी। सेलर इंटेंडिंग टू मेक डिलीवरी टेक्स द कमोडिटी टू द डेजिग्नेटेड वेयरहाउस। तो सेलर जो है, जो डिलीवर करना चाहता है कमोडिटी, वो अपना कमोडिटी वेयर हाउस में ले आता है, ठीक है। सो दिस कमोडिटी वहां पर पड़ी रहती है, एक्सचेंज को भी स्पेसिफाई कर दी जाती है। द कमोडिटी हैव टू मीट कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। उसमें जितनी कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकेशन सबको लिखे होते हैं, वेयर हाउस इसको एक्सेप्ट कर लेता है। जो वेयर हाउस फिर इंश्योर करता है रिसिप्ट गेट अपडेटेड इन डिपॉजिटरी सिस्टम गिविंग क्रेडिट इन डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। वो फिर आपका वेयर हाउस जो है वो डिपॉजिटरी सिस्टम में उसको अपडेट कर देता है ऑनलाइन, कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको अपडेट कर देता है। फिर सेलर अपना जो इनवॉइस है वो क्लियरिंग मेंबर को देता है। जो क्लियरिंग मेंबर है अपना सेलर वाला, उसको देता है, हु वुड कोरियर द सेम टू द बायर क्लियरिंग मेंबर। फिर वो क्लियरिंग मेंबर बायर वाले क्लियरिंग मेंबर को कोरियर करता है। तब जाके बायर के हाउस में, बायर गोज टू द वेयर हाउस, तब वो उसके बायर अपने वेयर हाउस में जाता है। तब जाके वो फिजिकल पोजीशन देता है कोर्ट। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है कि क्लियरिंग मेंबर का जो सेलर है वो बेसिकली वेयर हाउस में उसको सामान को भेजेगा। सामान को भेजने के बाद वेयर हाउस वाला उसको कंफर्म करेगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेगा, है ना, वो अपडेट करेगा उसको। फिर सेलर अपना इनवॉइस क्लियरिंग मेंबर को देगा, फिर क्लियरिंग मेंबर कोरियर कर देगा उसे बायर वाले क्लियरिंग मेंबर को, तब जाके बायर लेगा। तो ये चीजें होती है, फिर समझा की बात को। अब चैलेंजेस समझने वाले हैं हम, कमोडिटी मार्केट में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक्चुअल में। हम चार मिला के चैलेंजेस है, जैसे लीगल चैलेंज है, रेगुलेटरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेयरनेस। देखो बड़ा सिंपल सी है। लीगल चैलेंज क्या है? लीगल चैलेंज ये है कमोडिटी मार्केट में कि यहाँ पर बिगिनिंग से लेकर आप बहुत सारी ऐसी कमोडिटी है जो बैन हो रखी है ट्रेडिंग से, तो वहां पर फिर आपको ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सो देयर आर सेवरल बोटलनेक रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सो बिकॉज विच ऑफन गोट बैंड, जिसकी वजह से ट्रेडिंग नहीं हो पाती पूरी तरह से। उसके बाद बहुत सारी होर्डिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है अंदर खाने, विच दे वर फेमाइन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अब बुक मनी आ रखी है अगर आपके सामने उस कमोडिटी की और उसकी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, तो उसकी वजह से फिर आपको ना एक एफिशिएंट रेगुलेटर चाहिए, जिसकी वजह से आप पीएमसी कर सको,
प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन होता है, या फिर जो आपका मार्केटिंग के लिए आपका जो है परमिशन लेने के लिए ऐसा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, जिससे आप प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है सही तरीके से कर पाओ। वरना क्या होगा, लोग उसको बदनाम कर देंगे। तो पीएमसी को पोस्ट मार्केट कमिटमेंट बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद बहुत सारी एफिशिएंट कमोडिटी मार्केट होनी चाहिए, क्योंकि जैसे वेदर और रेनफॉल का इंडेक्सेस बैन हो रखे हैं ट्रेडिंग से, क्योंकि आप उसका वेदर और रेनफॉल को आप प्रिडिक्ट करना है अगर आप रहे हैं, तो उसकी आप कमोडिटी मार्केट में नहीं जा सकते उसे, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है ना, फिजिकल फॉर्म में कोई ना कोई कमोडिटी होनी चाहिए। उसके बहुत सारी इनएफिशिएंसीज है, वहां पर आपको अमेंडमेंट की जरूरत है एक्ट्स में। So several amendments have been introduced in these act and also accepted by government, but only some of these passed. अब सारे पास नहीं हुए अमेंडमेंट अपने जो एक्ट बनाए गए हैं, लेकिन उसमें एक्ट में पास होगी तब जाके कमोडिटी को लाए, सारी कमोडिटी को एक्सचेंज में लाए, तब जाके तो वो ट्रेडिंग में आएगी, वरना आ ही नहीं सकती। रेगुलेटरी एक्सचेंज भी है कि जैसे कि आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज में सेबी है जो रेगुलेट करता है, तो हमें कोई डर नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे बॉडी नहीं है ढंग से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बना रखी है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि मिनिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हाथ में। सो डिपेंड ऑन इट्स फंड, इट इज इम्पेरेटिव दैट गवर्नमेंट शुड ग्रांट मोर पावर। कोई मोर पावर नहीं देती उसको, एफएमसी को। तो सेबी एंड एफएमसी आल्सो नीड टू वर्क क्लोजली विद ईच अदर। तो सेबी को एफएमसी को दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा दोनों मार्केट में, तब जाके सही तरीके से होगा। तो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से रेगुलेट नहीं कर रही है आजकल कमोडिटी मार्केट। ऐसे आपको पता है बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन को भी एक रेगुलेट नहीं करती कोई बॉडी, जिसकी वजह से बिटकॉइन में हाईली रिस्की माना गया है। तो अभी हाईली रिस्की है वहां पर जाना, क्योंकि वहां पर रेगुलेटरी बॉडी नहीं है सेबी की तरह। इस चक्कर में कोई बिटकॉइन में ज्यादा जाता नहीं है, लेकिन तब भी लोग जा रहे हैं जिनको नहीं पता। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज क्या है इसका, कि वेयर हाउसिंग स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉब्लम है, कि कमोडिटी मार्केट में आपको अगर वर्क करना है अच्छे से, इट इज नेसेसरी सोफिस्टिकेटेड कॉस्ट इफेक्टिव रिलायबल एक वेयर हाउस सिस्टम होना चाहिए कंट्री के अंदर, जो कि नहीं है आजकल। कैश वर्सेस फिजिकल सेटलमेंट, आपको पता है ना, मैंने को बताया था कि कैश सेटलमेंट ज्यादा होती है यहाँ पर। 1 to 5% ही सिर्फ टोटल कमोडिटी डेरिवेटिव में फिजिकल डिलीवरी होती है, ज्यादातर सारी कैश सेटलमेंट होती है। तो ये इसमें चक्कर है, इकोनॉमी ऑफ स्केल ज्यादा नहीं हो पाता। बहुत सारी कमोडिटी एक्सचेंज है, 5 नेशनल लेवल पे है, 22 रीजन लेवल पे है, लेकिन 113 कमोडिटी आर अलाउड फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग। सिर्फ 113 कमोडिटी ही सिर्फ है। तो बहुत सारी कमोडिटी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते डेरिवेटिव में। टैक्स और लीगल बोटल नेक्स भी है, कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, कि एक गुड को दूसरी गुड में ट्रांसफर करते हैं तो जीएसटी देना पड़ता है, कई सारे रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, कई सारे लोगों को पता ही नहीं है। क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमंग द फार्मर बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है, ताकि उनको समझ में आए कि कम्युनिटी में जाना चाहिए रेडिमेडी में। ड्यूरिंग 2010-11 829 आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए थे वेरियस स्टॉक होल्डर ऑफ द कम्युनिटी, और 486 प्रोग्राम वर एक्सक्लूसिवली फॉर फार्मर उस समय थे। प्रीवियस ईयर में 515 अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें 423 फार्मर के लिए थे, क्योंकि फार्मर को बहुत जरूरी है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, क्योंकि वहां पर से उसका रिस्क को प्रोटेक्ट हो जाता है ना। मैंने आपको बताया डेरिवेटिव में जाते हैं जब हम, तो रिस्क नहीं होता फिर, इसलिए फार्मर को बहुत चला चला रहे थे कमोडिटी। So these awareness program were tended to by different category of market participants from farmer, trader, member of commodity exchange, ताकि बहुत सारे लोगों को बता सके, समझा सके कि आए यहाँ पर। यूनिवर्सिटी में भी चला रहे हैं ये, गवर्नमेंट फंक्शनरी, वेयर हाउस, प्रोफेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर को भी पहुंचा रहे हैं ये अवेयरनेस, जिसकी वजह से लोगों को आए। आई होप इस सब चीजें आपको अच्छे समझ में आई है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच। और ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, डाउनलोड कर लो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।